सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना के साथ ही आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 115 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान। तीसरे चरण में अमित शाह, मुलायम सिंह यादव, जयप्रदा और अभिजीत मुखर्जी समेत कई दिग्गज। ओडिशा विधानसभा के तीसरे चरण की 42 सीटों के लिए भी आज जारी होगी अधिसूचना। क्रांति भूमि मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शंखनाद। उत्तराखंड के रुद्रपुर और जम्मू में भी विजय संकल्प रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की असम के कलियाबोर और जोरहाट में रैली। रायबरेली का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अनंतपुर में किया रोड शो। जम्मू कश्मीर में शोपिया के केलर इलाके में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। हंदवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। ब्रेक्जिट समझौता पास होने पर इस्तीफा देने को तैयार ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे। हाउस ऑफ कॉमन्स में 8 संभावित विकल्पों पर हुआ मतदान। किसी भी विकल्प को नहीं मिला बहुमत। और सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत। टूर्नामेंट के 4 में से 3 मुकाबलों में जीत और 1 मैच ड्रॉ कर बनाई जगह। शनिवार को दक्षिण कोरिया से होगी खिताबी भिड़ंत। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण में 23 अप्रैल को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 115 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 8 अप्रैल होगी। इन सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। तेईस अप्रैल को तीसरे चरण में 115 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन दीव की 1 सीट पर मतदान होगा। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जयप्रदा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम शामिल है। इस चरण में ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। जिन सीटों पर पहले चरण के दौरान वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2 सीटें। वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1 सीटें भी शामिल हैं। 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है और इनके लिए भी नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। और नामांकन के साथ ही सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। क्रांति भूमि मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगे। वो उत्तराखंड के रुद्रपुर और जम्मू में भी विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले मेरठ में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। इस दौर में बीजेपी के संजीव कुमार बालियान मुजफ्फरनगर से, वहीं बागपत से सत्यपाल सिंह, गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौर में उत्तराखंड की जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार सीट शामिल है। बीजेपी ने हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टमटा और नैनीताल से प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के अखनूर ब्रिज के करीब रैली को भी संबोधित करेंगे। इस दौर में जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटें बारामूला और जम्मू पर मतदान होना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज असम के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह असम में 2 जगह चुनाव प्रचार करेंगे। उनका दोपहर 2 बजे असम के कलियाबोर में और 3:30 बजे जोरहाट में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी आज रायबरेली में कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा करेंगी और लोगों से भी मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी कल अयोध्या पहुंचेंगी, जहां वो फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। बीजेपी ने गुजरात की 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राज्य के बनासकांठा, पोरबंदर और पंचमहल सीट के सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। बनासकांठा से परबत भाई पटेल, पोरबंदर से रमेश धड़ुक, पंचमहल से रतन सिंह को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये तीनों ही चेहरे नए हैं। इससे पहले बनासकांठा, पोरबंदर और पंचमहल से हरिभाई पार्थिभाई चौधरी, विठल रडाडिया, प्रभात सिंह, प्रताप सिंह चौहान सांसद थे। 26 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी की तरफ से अब तक पार्टी के कुल 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। गुजरात की सभी सीटों में 23 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होना है। वहीं ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजू जनता दल ने 36 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। सूची में नए चेहरों को जगह दी गई है। पार्टी में मौजूदा एक मंत्री समेत 9 विधायकों का टिकट काटा गया है। पार्टी अब तक 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के हित को ध्यान में रखकर चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर सरकार का गठन होगा। तृणमूल कांग्रेस जीएसटी समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद जीएसटी लागू किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस योजना आयोग को फिर से पुनर्जीवित करेगी। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग की पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा। चुनाव आयोग ने इसे प्रतिगामी कदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की संवैधानिक मान्यता पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने यह बात कही है। चुनाव आयोग ने कहा कि इसके जरिए राजनीतिक दल सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोत से फंड प्राप्त कर सकेंगी, जो कानून का उल्लंघन होगा। आयोग ने कहा कि उन्होंने 2017 में इसे लेकर चिंता जाहिर की थी और इस पर पुनर्विचार की मांग की थी। आपका हर वोट कीमती है। वोट आपके सही उम्मीदवार को जा रहा है या नहीं, ये शंका अब दूर हो जाएगी। वीवीपीएटी यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इस बात की तस्दीक करेगा कि मतदाता ने जिस उम्मीदवार को वोट किया है वो उसी के खाते में गया है। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए जाएंगे और सभी पर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में हमारे संवाददाता ने वीवीपैट के इस्तेमाल करने के तरीके का जायजा लिया। इस बार के लोकसभा चुनावों में जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो ईवीएम मशीन के साथ आप वीवीपैट मशीन भी देखेंगे। लेकिन ये वीवीपैट मशीन काम कैसे करती है, इसको जानने के लिए हम दिल्ली के इलाके में हैं, जहाँ पे लोगों को इस प्रक्रिया से रूबरू कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम भी यहाँ पे समझने आए हैं और हमारे साथ असिस्टेंट इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफिसर सुनील जी हैं। सुनील जी, ये वीवीपैट मशीन किस तरह से काम करेगी? ईवीएम पे तो हम अब तक वोट देते आए हैं, लेकिन वीवीपैट पूरे देश में इस बार नया है, कैसे इस्तेमाल की जाएगी? देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2013 का, जिसमें हर इलेक्शन में अब से 2013 के बाद वीवीपैट का इस्तेमाल कंपलसरी है। अब पहले तो है ईवीएम क्या चीज़ है। ईवीएम है ये बैलेट यूनिट और ये कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इसके साथ अब इलेक्शन में एक और चीज़ क्या जुड़ गई है, वीवीपैट। वीवीपैट में क्या होता है कि जो भी वोटर अपना वोट डालता है वो उसमें एक स्लिप निकलेगी, 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले में आएगी। आप देख सकते हो किस कैंडिडेट को वोट किया है। मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ इसका। ये मशीन अभी रेडी है। अब मैं कंट्रोल यूनिट में पहले एक वोट अलाउ करता हूँ किसी को। ये मैंने बटन दबाया। अब एक कोई सा भी आप एक वोट डाल के देखिए यहाँ पर किसको वोट डाले। कैंडिडेट हैं ये, इन्होंने 5 नंबर पर दबाया। अब यह वैसे तो सीक्रेट होता है, लेकिन अब दिखाने के लिए 5 नंबर को 5 आ गया। तो ये वोटर उसी समय अपना वोट चेक कर सकता है। ये जो स्लिप है 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले में आएगी यूनिट में। आप 7 सेकंड में क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि जो हमने बटन दबाया इसको हमें मालूम नहीं कहाँ गई वोट किसको। तो वीवीपैट में आप देख पाते हो। ये वीवीपैट अब से हर इलेक्शन में कंपलसरी हो गई है। दरअसल तमाम राजनीतिक पार्टियों की शिकायतों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करने को कहा था कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वीवीपैट मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए। चुनाव आयोग ने ये जिम्मेदारी ली है और अब मतदान शुरू होने से पहले कोशिश की जा रही है कि हर आम नागरिक को वीवीपैट मशीन की प्रक्रिया से रूबरू करवाया जाए। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। राज्य के शोपिया के केलर इलाके में जॉइंट ऑपरेशन की शुरुआत की गई। घंटों दोनों ओर से गोलीबारी के बाद सुबह 2 आतंकियों के शव बरामद हुए। बाद में एक और आतंकी का शव बरामद हुआ। इलाके में भी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कृषि विज्ञान क्षेत्र के दूरस्थ शिक्षा डिग्री कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया है। यूजीसी ने अपनी पिछली बैठक में इस आधार पर फैसला किया कि कृषि क्षेत्र की प्रकृति तकनीकी है और इसमें प्रयोगों और प्रयोगशाला संबंधित पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस मामले को आयोग के पास भेजा था। मंत्रालय ने आग्रह किया था कि आयोग कृषि में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध कराने को लेकर विश्वविद्यालयों पर रोक लगाने पर विचार करे। नासिक के यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, इग्नू, कुवेंपु विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों में से हैं जो कृषि विज्ञान में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराते हैं।
भारत ने कल एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण करते हुए स्पेस वॉर के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश को इस उपलब्धि की जानकारी दी, साथ ही इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। सरकार ने इस अंतरिक्ष वॉरफेयर में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रक्षा तैयारी करार दिया। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत अब एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में दर्ज करा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला भारत चौथा देश बन गया है, जो हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। इससे पहले दुनिया के सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ऐसा कर सकते थे। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में सतह से 300 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद LEO सैटेलाइट को मार गिराया है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये पूर्व निर्धारित लक्ष्य था। हमारे वैज्ञानिकों ने लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। कक्षा में खतरनाक वस्तुओं को पहचानती है और उन्हें नष्ट कर देती है। उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल को मार गिराया है। केवल 3 मिनट में सफलता के साथ ये मिशन पूरा हुआ। ये मिशन शक्ति बहुत कठिन मिशन था। उन्होंने कहा कि ये परीक्षण किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं करता। हमारा मकसद शांति बनाए रखना है, युद्ध का माहौल बनाना नहीं। भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से 2 कदम आगे की सोच सके। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कल मिशन शक्ति की कामयाबी पर बीजेपी की ओर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्षमता दुनिया में बदलती जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से काफी अहम है। बहुत समय पहले इसे हमारे वैज्ञानिकों के पास इसे बनाने की क्षमता थी, लेकिन पिछली केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी पर पीठ थपथपाने वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरी प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई। इसका पूरा प्रक्रिया 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी और हमारे वैज्ञानिकों ने इस शोध का कार्य किया है। जो पुराने युद्ध होते थे और जो अगले युग के युद्ध होंगे वो अलग अलग होंगे। इस विश्व की उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में है जिसमें हमारी तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा डेटरेंट है। भारत की केवल शक्ति ही नहीं बढ़ेगी, हमारी क्षमता की इस क्षेत्र के अंदर हम शांति कायम रखें। कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी समेत कई दलों ने मिशन शक्ति की कामयाबी को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन को सियासत करार दिया है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विपक्ष को इस पर सवाल उठाने की जगह देश के बढ़ते आत्मविश्वास और वैज्ञानिकों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि बालाकोट और पुलवामा में एक ऐतिहासिक भूल करने के बाद इतिहास ने हिंदुस्तान के विपक्ष को एक और अवसर दिया उस गलती को सुधारने का।
कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने अब देश की ताकत बढ़ाई है, कम से कम उस देश के विश्वास के साथ, देश के कॉन्फिडेंस के साथ, उन वैज्ञानिकों के साथ तो खड़े होकर अपना दायित्व निभाइए। वहीं डीआरडीओ चीफ जीएस रेड्डी ने कहा है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण ने हमारी क्षमता और इच्छा शक्ति को दिखाया है और हमारी सुरक्षा के लिए ये बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 2 साल पहले सरकार की ओर से मंजूरी मिली थी और इस पर तेजी से काम हुआ। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है। डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत ने भी दावा किया है कि यूपीए सरकार के दौरान मिशन शक्ति तकनीक की पेशकश की गई थी, लेकिन उस समय इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। एसैट मिसाइल लॉन्च भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इसके बारे में डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत खुद बताएंगे। सर, ये बताइए, अब भारत जिस क्लब में शामिल हो गया है, चौथा देश है, एक कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए? ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारा जो वारफेयर का 4th डायमेंशन होता है, जिसको कि स्पेस डायमेंशन कहते हैं, उसके ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली है। अब हमारे पास एसैट के रूप में एक ऐसा वेपन सिस्टम आ गया है कि अगर किसी ने गलती से भी हमारे किसी स्पेस ऑब्जेक्ट को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली भी ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो कि 7-8 हज़ार मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी 300 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा है, उसको 1 मिलीसेकंड की एक्यूरेसी से इंटरसेप्ट कर लेना, ये टेक्नोलॉजिकली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर, 2012 में जब अग्नि 5 लॉन्च हुई थी, तो ये आपकी तरफ से कहा, क्योंकि आप उस समय तत्कालीन डीआरडीओ प्रमुख थे, कि हम लोग इस ऐसे एसैट को का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाए। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी थी या क्या दिक्कतें? देखिए, हमारे पास उस समय कैपेबिलिटी थी और हमने ये भी कहा था कि हमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स और बनाने पड़ेंगे और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने के बाद हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। हमारी सिमुलेशन की जो एक्सरसाइज की गई थी उसमें हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव थे और यही हमने प्रेस में और यही हमने उस समय की गवर्नमेंट को बताया था कि हमें भाई साहब क्लियरेंस दे दीजिए जिससे कि हम इसमें कार्य कर सकें। अनफॉर्चुनेटली उस समय वो क्लियरेंस नहीं मिला। शायद उस समय की गवर्नमेंट का विज़न नहीं रहा हो या उनकी कोई और प्रायोरिटीज़ रही हो या कोई डर रहा हो किसी तरह का कि शायद विदेशी पावर्स जो हैं उनको किस तरह से मतलब दबा सकें। मुझे नहीं मालूम क्या कारण थे, पर हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। जब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो हम इस बारे में इस दिशा में कार्य नहीं कर पाए। लेकिन अगर मिल गया होता तो क्या कुछ तस्वीर बदली होती? पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया होता तो हम ये लॉन्च जो आज हमने 2019 में किया है, प्रॉबेबली 2014 या 15 में कर सकते थे। ये जो एसैट का लॉन्च किया गया है पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन भारत की क्षमता अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ चुकी है। संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण करने पर चीन और पाकिस्तान की आशंकाओं को भारत ने खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का परीक्षण किसी देश के खिलाफ नहीं है और उसका हथियारों की दौड़ में शामिल होने का इरादा नहीं है। चीन ने कहा कि उम्मीद है कि सभी देश अंतरिक्ष में शांति बनाए रखेंगे। चीन ने ऐसा ही परीक्षण जनवरी 2007 में किया था। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि अंतरिक्ष को सैन्यकरण करने से बचना चाहिए और जिन देशों ने पहले इस तरह का परीक्षण किए जाने की कड़ी निंदा भी की है, वो अंतरिक्ष में सैन्य खतरों को समझेंगे और इसे रोकने के लिए काम करेंगे। चुनाव आयोग ऑपरेशन शक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश मामले की जांच करेगा। राजनीतिक दलों की ओर से इस संबंध में सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों की कमेटी को इस मामले की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है ताकि यह तय किया जा सके कि इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं। आतंकवाद के मुद्दे को लेकर अमेरिका ने चीन को नसीहत दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन अपने घर में लाखों मुसलमानों को प्रताड़ित करता है, लेकिन हिंसक इस्लामिक आतंकी समूहों को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध से बचाता है। स्पष्ट रूप से उनका इशारा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव को रोकने की तरफ था। जैश या मसूद का नाम लिए बिना पॉम्पियो ने ट्वीट किया कि दुनिया मुसलमानों के प्रति चीन के शर्मनाक पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ चीन अपने देश में 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को प्रताड़ित करता है, दूसरी तरफ ये हिंसक इस्लामिक आतंकी समूहों को यूएन प्रतिबंध से बचाता है। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इसे रोक दिया था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी है। अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन से एक प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद सदस्यों को दिया है। आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है। वो भारत में हुए पुलवामा आतंकी हमले के साथ साथ कई और हमलों का जिम्मेदार है। इससे पहले चीन ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए मसूद अजहर को बचा लिया था। प्रस्ताव में अजहर को ब्लैकलिस्ट में डालने की मांग की गई है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने सांसदों से वादा किया है कि अगर उन्होंने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए ब्रेक्जिट डील का समर्थन किया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री थेरेसा मे के ब्रेक्जिट प्लान पर 8 संभावित विकल्पों के खिलाफ वोटिंग हुई। हालांकि किसी विकल्प को मतदान के दौरान बहुमत हासिल नहीं हुआ। थेरेसा मे ने कहा कि वो इस पद को अपने तय इरादे से पहले छोड़ने के लिए तैयार हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश की तरक्की के लिए हर व्यक्ति को खुद अपनी दिशा तय करना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की पूर्ण व्याख्या तब सही लिखी जाएगी जब हर एक आम आदमी शिक्षा के महत्व को समझेगा और उसमें अपनी भागीदारी देगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत ने हर युग में शिक्षा के स्तर को बेहतर होते देखा है। शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव भी देखे गए हैं। भारत के पास कई मजबूत शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं और वापस अपने देश नहीं आते। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। We are supplying the brains to the growing society on the international level. But at the same time, we shall have to keep in mind that charity begins at home. We must require the intelligent, well qualified, well articulated, well disciplined young men and women to build this nation. वहीं शिक्षा की पूर्ण व्याख्या पर अपने विचार रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह ने कहा कि बदलते वक्त के साथ भारत की शिक्षा में वक्त पर बदलावों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मतलब सिर्फ शिक्षा या डिग्री लेने की नहीं, बल्कि अपने अंदर की कला को पहचान कर उसे सही दिशा में ले जाकर कामयाबी देना असली शिक्षा होती है। It is the search of the self. You delve within. अंतरात्मा की खोज है। इस अंतरात्मा को कैसे समझा जाए? I liken it to a drum beat within. And how do you discover your drum beat? That is what education is all about. You discover your drum beat and you discover this drum beat and march in the real world in harmony with this drum beat and you begin to get educated. समय जहाँ शाश्वत होता है वहीं हर क्षण बदलता भी रहता है। यही बात शिक्षा पर भी लागू होती है। यह भी उतना ही सच है कि शिक्षा के आधारभूत जो मूल्य हैं वो बदलते नहीं हैं। बदलता है समय, बदलता है समाज और जीवन के तकाजे बदलते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह क्रिसेंट्री यूनिवर्सिटी की ओर से राजधानी दिल्ली के नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी में रेडिफिनिंग एजुकेशन पर चर्चा का आयोजन किया गया था। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल की दुनिया से अहम खबर, भारत ने मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का मुकाबला कोरिया से होगा। चौथे राउंड रॉबिन मैच में मनदीप सिंह की हैट्रिक से भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 7-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मैच में कोरिया ने मेजबान मलेशिया को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत के अब 3 जीत और 1 ड्रॉ से 10 अंक हैं। वहीं कोरिया के भी भारत के बराबर 10 अंक हो गए हैं। अब भारत को कल पोलैंड से आखिरी लीग मैच खेलना है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। नमस्कार।